हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बीपीएससी मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तीसरे चैप्टर जो फीचर सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी हम लोगों ने 4 फीचर देख लिया है। आज जो हम लोग देख रहे हैं 5वां फीचर, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब क्या होता है? सबसे पहला चीज़, स्वतंत्र और एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसी को इंटीग्रेटेड जुडिशियरी कहते हैं। मैथ्स जो जिनका बैकग्राउंड होगा या मैथ कभी कैलकुलस पढ़े होंगे तो आप लोग डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़े होंगे। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या है, हम एक चीज़ों को तोड़ते हैं। इंटीग्रेशन में क्या है, हर एक चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके जोड़ देते हैं। तो वही यहाँ कहने का मतलब जो है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो हमारा है कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। सबसे पहला चीज़ है, भारत का जुडिशियल सिस्टम कहता क्या है और भारतीय जुडिशियल सिस्टम में होता क्या है, उसको समझने से पहले देखिए एक पॉइंट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश ए जुडिशियल सिस्टम। मतलब भारतीय संविधान में एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम है जो एक दूसरे से लिंक्ड है और स्वतंत्र है। मतलब यहाँ किसी तरह का किसी पे दबाव नहीं है, यह पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करती है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। मतलब सुप्रीम कोर्ट टॉप पे होता है, जो भी हमारा जुडिशियल सिस्टम इंडिया का है, मैं अभी समझाता हूँ आपको। द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन्फोर्सेज इन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। मतलब सेंटर और स्टेट के लिए कोई अलग कानून नहीं है। अगर सेंटर में अगर एक चोर को जो सजा देनी है, जो कानून में प्रावधान है, वही चीज़ सेंटर में भी है। तो यहाँ संविधान में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं है। जो भारतीय राज्य है या हमारा भारत है, केंद्र मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या स्टेट का फैसला, हर एक मुजरिम के लिए अगर एक दोषी है, एक क्षेत्र का दोषी है, तो क्या कहते हैं उसको, सजा सामान्य है। तो अब हम समझते हैं जो पहले हमारा जुडिशियल सिस्टम है क्या, भारत का जुडिशियल सिस्टम क्या है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए अब क्या होता है, जो सबसे नीचे स्तर का कोर्ट होता है जो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, तो जिला या सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसका हायर अथॉरिटी वो किसके लिए रिलायबल है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से ऊपर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पास ही अधिकार है जो हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है वह सही रूप में संचालन हो रही है कि नहीं, या किसी तरह का कहीं ऊंच नीच हो रहा है। अभी आपको बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो जज अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको रिटायरमेंट के बाद राइट नहीं दिया जाता है किसी तरह के प्रैक्टिस का। और सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट का एज कितना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और आगे कल या किसी और दिन जब हम सुप्रीम कोर्ट स्पेशली पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज का जो टेन्योर है कितने दिन का होता है। तब तक कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग पढ़े हुए हैं या कितने लोगों को पता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर क्या होता है। तो हम लोग अभी क्या समझे, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम जो इंडिया में है 3 लेयर में बटा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे टॉप पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सबसे सीनियर माने जाते हैं जज में, जिनको चीफ जस्टिस किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट का जब शपथ ग्रहण होता है तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ देखिए, हमारे भारत का जो सिस्टम है किस तरह से इंटरलिंक है, जुडिशियल, लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव किस तरह से लिंक है। आप यहाँ देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ ग्रहण या अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के शपथ ग्रहण किसके द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट टॉप है, और किसी भी तरह का हमारे भारत में राज्य के लिए या केंद्र के लिए अलग कानूनी व्यवस्था या अलग न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। एक सजा के लिए, एक जुर्म के लिए एक तरह का न्याय व्यवस्था जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा वही सुप्रीम कोर्ट में होगा। हो सकता है कहीं रियायत मिले, कहीं उस सजा में कठोरता से दिया जाए। यही चीज़ होता है, जिस वजह से लोग संतुष्ट नहीं हुए तो लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जो सजा का प्रावधान है उसी के अनुरूप कहीं हल्का सजा मिला, जो अपोजिशन वाले हैं उनको नहीं मानिए, जो नहीं ये सजा नहीं, इसको हम फिर यहाँ चैलेंज करेंगे।
फिर यहाँ चैलेंज करते हैं। क्लास में आप लोगों को मैं बताया था जो फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी के दौरान ख़त्म हो जाता है, नहीं, फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 20 और 21 के अलावा जितने भी आर्टिकल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 बस हमारे पास होता है। और इमरजेंसी किन 3 कारणों से लगता है उस चीज़ को भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब जो हमारा अगला फीचर है फंडामेंटल राइट्स है। तो हम लोग अभी देखे थे इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। अब हमारा अगला जो फीचर है फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिया गया। फंडामेंटल राइट्स किसके लिए है? हमारे लिए, मतलब आम जनता के लिए। क्या राइट्स दिया गया है पहले उसको समझते हैं। राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, ठीक। राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24। आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29-30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अब देखिए ये 6 राइट्स अभी हैं, लेकिन जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय सात फंडामेंटल राइट था। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 में था। अब इसके साथ क्या सीन था, इसको हटाया नहीं गया, इसको रिप्लेस किया गया है। रिप्लेस क्या किया गया है, इसको 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था हमारे, उसमें आर्टिकल 31 को आर्टिकल 300A में रिप्लेस कर दिया गया है। कब किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अनुसार हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स बनाकर कहाँ रिप्लेस कर दिया गया है? 300A में। 300A में इसको रिप्लेस किया गया है, हटाया नहीं गया है। इसको लीगल राइट, आपके एग्जाम में अगर आता है जो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है या फंडामेंटल राइट है, अगर तीनों ऑप्शन आता है तो हम लोग लिखेंगे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल आता है, कहीं अगर लीगल राइट ही सिर्फ ऑप्शन में है तो उसको सिर्फ लीगल राइट्स पे क्लिक करके आएंगे या टिक करके आएंगे। तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था, जिस समय का संविधान बना था उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन इसको रिप्लेस करके 300A में इसको रिप्लेस कर दिया गया आर्टिकल 31 को। किस संविधान संशोधन? 44 संविधान संशोधन, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया। फंडामेंटल राइट्स जो हमारा है सो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, रीजनेबल राइट्स है। अब रीजनेबल कैसे है बता रहे हैं। जब कोरोना का समय था, भारत सरकार के द्वारा क्या कहा गया, जो आप घर में रह के आपको काम करना है, मतलब अगर किन्हीं को कोरोना हो गया है तो वो अपने फैमिली से भी अलग क्वारंटीन होंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा था। अगर देश के लिए, राष्ट्र के लिए या राष्ट्र के जनता के लिए अगर कोई भी चीज़ सही होगा, उस चीज़ के लिए रीजनेबल राइट्स हमारे ऊपर लगाया जा सकता है या कुछ सरकारें शर्त लगा सकती है। इसीलिए हमारा फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है, रीजनेबल राइट्स है। अब सपोज मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगता है, तो आर्टिकल 20 और 21 के अलावा, आर्टिकल 20 और 21 के अलावा जितने भी राइट्स हैं सब खत्म हो जाते हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स का फीचर। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, रीजनेबल राइट्स है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जिस समय संविधान बना था 7 था, अब 6 है। और 7वां राइट जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसको रिप्लेस कहाँ कर दिया गया है? 300 आर्टिकल 300A में। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार। और अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स बना दिया गया है। तो ये था हमारा 2 फीचर, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी और फंडामेंटल राइट्स। आगे के फीचर्स को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या कीजिएगा, जो चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला गया है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगले क्लास में हम लोग आगे के फीचर्स देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।